देश आज पूरे हर्षोल्लास के साथ आजादी के 78 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। वो आजादी जो हमें अंग्रेजों की थोपी गई 190 साल की गुलामी के बाद मिली थी। वो आजादी जिसके लिए देश के क्रांतिकारियों ने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था। 1857 में शुरू हुई क्रांति की मशाल 1947 में देश की आजादी के साथ बुझी। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, लाला लाजपत राय जैसे अनेकों वीर योद्धाओं ने देश की आजादी के लिए अंग्रेजी हुकूमत से टक्कर ली और हमें आजाद भारत का सपना दिखाया। यूं तो देश को आजाद कराने के कई किस्से कहानियां हैं, लेकिन आज हम उन्हीं में से एक ऐसी कहानी आपके सामने लेकर आए हैं जिसने अंग्रेजों की नींद उड़ा कर रख दी थी। हमारे देश के क्रांतिकारियों के उस कांड ने देश भर में अंग्रेजी की सत्ता डगमगा दी थी। जी हाँ, आज हम आपको बताने वाले हैं काकोरी ट्रेन लूट की पूरी कहानी, जिसमें अंग्रेजों का खजाना लूटा गया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूं आपके साथ गुलबुश। सबसे पहले श्रेष्ठ भारत परिवार के सभी दर्शकों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये तो हम सब जानते हैं कि कैसे आजादी के मतवाले मंगल पांडे ने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ पहली गोली चलाकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बिगुल फूंक दिया था। इसके बाद देश के कोने कोने से विद्रोह की चिंगारी उठने लगी, जिसने अंग्रेजों का शासन डगमगाने लगा। लेकिन 1925 आते आते आजादी की लड़ाई लड़ रहे क्रांतिकारियों की माली हालत खराब होने लगी थी। वो पैसे को मोहताज हो चुके थे। ना खाने के पैसे थे और ना ही ढंग के कपड़े थे। अपने घर बार तो वो दीवाने पहले ही छोड़ चुके थे। आजादी की लड़ाई लड़ रहे क्रांतिकारियों पर कर्जा बढ़ता ही जा रहा था। क्रांति की मशाल धीरे धीरे धीमी पड़ने लगी। लोगों से जबरदस्ती पैसा वसूलने के अलावा उनके पास कोई चारा बचा ही नहीं था। लेकिन फिर उन्होंने तय किया कि अगर लूटना है तो क्यों ना सरकारी खजाने को ही लूटा जाए। काकोरी कांड के मुख्य सूत्रधार राम प्रसाद बिस्मिल अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि मैंने गौर किया था कि गार्ड के डिब्बे में रखे लोहे के संदूक में टैक्स का पैसा होता है। एक दिन मैंने लखनऊ स्टेशन पर देखा कि गार्ड के डिब्बे से कुली लोहे के संदूक को उतार रहे हैं। मैंने देखा कि उसमें ना तो कोई जंजीर थी, ना ही कोई ताला जड़ा हुआ था। मैंने उसी समय तय किया कि मैं इसी पर हाथ मारूंगा। इस तरह से राम प्रसाद बिस्मिल अंग्रेजों को लूटने का मन बना चुके थे। इस खौफनाक मिशन के लिए उन्होंने 9 क्रांतिकारियों को चुना, जिनके नाम थे राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, सचिंद्र बख्शी, अशफाकुल्ला खान, मुकुंदी लाल, मनमथनाथ गुप्त, मुरारी शर्मा, बनवारी लाल और चंद्रशेखर आजाद। और इस मिशन को अंजाम देने के लिए बिस्मिल ने काकोरी नाम के एक छोटे से स्टेशन को चुना, जो कि लखनऊ से 8 किलोमीटर दूर शाहजहांपुर रेलवे रूट पर था। सरकारी खजाने को लूटने के लिए 8 अगस्त 1925 की तारीख तय की गई। लेकिन जैसे ही बिस्मिल की टीम लखनऊ रेलवे स्टेशन पहुंची, देखा कि ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ रही थी। पता चला कि ये वही ट्रेन थी जिसमें वो सरकारी पैसा लूटने वाले थे। बिस्मिल और उनके साथी 10 मिनट देरी से स्टेशन पहुंचे थे, लिहाजा उस दिन मिशन को ड्रॉप करना पड़ा और निराश होकर सब लोग लखनऊ की छेदीलाल धर्मशाला लौट गए, जहां वो रुके हुए थे। अगले दिन यानी 9 अगस्त की रात ये सभी लोग फिर से काकोरी के लिए निकले। उनके पास 4 माउजर पिस्तौलें और रिवॉल्वर थे। तय किया गया कि सभी लोग शाहजहांपुर से ट्रेन पर चढ़ेंगे और काकोरी के पास तय स्थान तक जाएंगे। वहां पर गाड़ी की चेन खींची जाएगी और गार्ड के केबिन में पहुंचकर सरकारी रुपयों से भरे संदूक पर कब्जा कर लिया जाएगा। बिस्मिल अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, हमने ये तय किया था कि हम किसी को शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं ट्रेन में ही ऐलान कर दूंगा कि हम यहाँ अवैध तरीके से वसूले गए सरकारी धन को कब्जा करने आए हैं। ये भी तय हुआ कि 3 लोग जिन्हें हथियार चलाने आते थे वो गार्ड के केबिन के पास खड़े होंगे और रुक रुक कर फायर करते रहेंगे ताकि कोई केबिन तक पहुंचने की हिम्मत न कर सके। आत्मकथा में बताया गया है कि चंद्रशेखर आजाद ये सवाल करते हैं कि अगर किसी वजह से चेन खींचने के बावजूद ट्रेन नहीं रुकी तो हम क्या करेंगे। तो इस संभावना से निपटने के लिए बिस्मिल ने समाधान बताया,
हम ट्रेन में फर्स्ट और सेकंड क्लास दोनों डिब्बों में चढ़ेंगे। अगर एक बार चेन खींचने से ट्रेन नहीं रुकती तो दूसरी टीम अपने डिब्बे में चेन खींचकर ट्रेन को रोकने की कोशिश करेगी। अब जब सारी प्लानिंग हो चुकी थी तो 9 अगस्त को सभी लोग शाहजहांपुर स्टेशन पहुंचे। ये सभी लोग अलग अलग दिशाओं से स्टेशन पहुंचे और एक दूसरे से अनजान होने का नाटक करते रहे। सबने रोजमर्रा के अपने वही पुराने कपड़े पहन रखे थे और अपने हथियार कपड़ों के अंदर छिपा रखे थे। ट्रेन के डिब्बों में चढ़ने के बाद उन्होंने वो जगह चुनी जहां से चेन बिल्कुल नजदीक थी और ट्रेन रुकने पर नीचे उतरने में ज्यादा समय न लगा। राम प्रसाद बिस्मिल अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि जैसे ही ट्रेन ने सीटी बजाई और स्टेशन से आगे बढ़ने लगी तो मैंने अपनी आंखें बंद की और गायत्री मंत्र का जाप करने लगा। जैसे ही मुझे काकोरी स्टेशन का साइन बोर्ड दिखा मेरी सांसें तेज हो गई और दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी अचानक जोर की आवाज हुई और ट्रेन उसी जगह पर रुक गई जहां हमने तय किया था। बिस्मिल आगे लिखते हैं, मैंने तुरंत अपनी पिस्टल निकाली और चिल्लाकर कहा कि सब शांत हो जाइए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम सरकार से वो धन लेने आए हैं जो हमारा है। अगर आप अपनी सीट पर बैठे रहेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। हमारे साथियों ने थोड़ी थोड़ी देर में हवा में गोलियां चलानी शुरू कर दी। रुपयों से भरा लोहे का संदूक काफी भारी था। हम उसे लेकर भाग नहीं सकते थे, इसलिए अशफाक उसे एक हथौड़े से तोड़ने लगे, लेकिन कई प्रयासों के बाद भी वो कामयाब नहीं हो पाए। सभी लोग अशफाक की तरफ रुकी सांसों से देख रहे थे। अंत में मैंने हथौड़ा संभाला और संदूक के ताले पर पूरी ताकत से दे मारा। ताला वहीं टूटकर नीचे गिर गया। तुरंत सारे रुपयों को निकालकर चादरों में बांधकर निकालने की तैयारी हो गई। लेकिन तभी वहां एक ऐसी घटना हुई जिसने वहां मौजूद सभी क्रांतिकारियों की जिंदगी बदल दी। घटनास्थल से 2 डिब्बे पहले ट्रेन का एक यात्री अहमद अली अपने डिब्बे से नीचे उतरा और घाट के केबिन की तरफ बढ़ने लगा। क्रांतिकारियों को ये उम्मीद नहीं थी कि कोई ट्रेन से उतरने की हिम्मत करेगा। दरअसल अहमद महिला डिब्बे की तरफ बढ़ रहा था जहां उसकी पत्नी बैठी हुई थी। क्योंकि ट्रेन रुकी हुई थी तो उसने सोचा कि नीचे उतरकर पत्नी का हालचाल ले लिया जाए, लेकिन उसको ये अंदाजा नहीं था कि ट्रेन में क्या कुछ हो रहा है। बिस्मिल अपनी आत्मकथा में आगे लिखते हैं, मैं सारा माजरा समझ चुका था, लेकिन मेरे दूसरे साथी उस घटना को उस तेजी से आकलन नहीं कर पाए। मनमथ नाथ गुप्त बहुत उत्साही थे। उन्हें हथियार चलाने का ज्यादा तजुर्बा नहीं था, इसलिए जैसे ही उन्होंने उस शख्स को केबिन की तरफ आते देखा तो उस पर निशाना तान दिया। इससे पहले मैं उनसे कुछ कह पाता मनमथ नाथ ने ट्रिगर दबा दिया। अहमद अली को गोली लगी और वो वहीं जमीन पे गिर पड़े। उनकी तुरंत मौत हुई। बिस्मिल लिखते हैं कि मुझे महसूस हुआ कि सभी को एक मासूम व्यक्ति की जान जाने का गहरा अफसोस था। मनमथ नाथ भी बहुत रो रहे थे क्योंकि उन्होंने एक निर्दोष आदमी पर गोली चला दी थी। तब मैंने आगे बढ़कर उन्हें गले लगाया और दिलासा दिया, चलिए अब काकोरी में अंग्रेजों के खजानों से भरी ट्रेन को तो लूटा जा चुका था। इस लूट का असर पूरे भारत पर जबरदस्त तरीके से पड़ा। जैसे ही लोगों को पता चला कि इस हमले में बहुत कम लोग शामिल थे और इसका उद्देश्य सिर्फ सरकारी खजाने को लूटना था, वो सब उन क्रांतिकारियों से बहुत प्रभावित हुए। देश की जनता को ये बात भी पसंद आई कि उन्होंने ट्रेन से सरकारी पैसे के अलावा कुछ भी नहीं लूटा था। देश की ज्यादातर अखबारों ने उन्हें हीरो करार दिया। अगले कई हफ्तों तक देश के युवाओं में अंग्रेजी हुकूमत की नींद उड़ाने वालों से जुड़ने की होड़ मच गई। लोगों ने इस घटना को एक साधारण लूट की तरह नहीं लिया था। इसे ऐसी घटना के तौर पर लिया गया जिसने भारत में आजादी की लड़ाई को एक बड़े कैनवस पर स्थापित किया था। हालांकि अंग्रेजों के सरकारी खजाने को लूटने वाले बिस्मिल और उनके साथियों ने जगह छोड़ने से पहले अच्छे से मुआयना किया था कि कहीं कोई चीज छूट तो नहीं गई। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि उन्हें निराशा इस बात की थी कि इतनी मेहनत करने के बाद उस लोहे के संदूक से उन्हें सिर्फ 5000 रुपये मिले थे। लूट को अंजाम देने के बाद पूरी टीम लखनऊ की तरफ रवाना हुई। चौक में दाखिल होने से पहले आजाद ने सारे पैसे और हथियार बिस्मिल को सौंप दिए और सुझाव दिया कि क्यों ना पार्क की बेंचों पर थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। आखिर में सबने पार्क में ही एक पेड़ के नीचे अपनी नींद की झपकी ली। सुबह होते ही चिड़िया चहचहाने लगी और सबकी आंखें खुल गईं। जैसे ही सब लोग पार्क से बाहर निकले, अखबार हॉकर की आवाज सुनाई दी, काकोरी में डकैती। उन्होंने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को देखा और कुछ ही घंटों में यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथी पूरी तरह आश्वस्त थे कि घटनास्थल पर कोई सबूत नहीं छोड़ा है।
लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि ट्रेन के पास हो रही अफरा तफरी के बीच वो लोग वहां एक चादर छोड़ आए थे जिस पर शाहजहांपुर के एक धोबी का निशान था। उसी सबूत से पुलिस को अंदाजा हुआ कि कहीं ना कहीं लूट में शामिल कुछ लोगों का संबंध शाहजहांपुर से है। एक टीम शाहजहांपुर दौड़ाई गई तो धोबी भी आसानी से मिल गया। वहां से पुलिस को पता चला कि ये चादर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA के एक मेंबर की है। इतना ही नहीं, आजादी की लड़ाई लड़ रहे उन क्रांतिकारियों के कुछ साथियों ने भी उनके साथ छल किया। राम प्रसाद लिखते हैं कि दुर्भाग्यवश हमारे बीच एक सांप तैर रहा था जो उस शख्स का बहुत करीबी था जिस पर मैं आंख मूंदकर भरोसा करता था। मुझे बाद में पता चला वो शख्स न सिर्फ काकोरी टीम की गिरफ्तारी बल्कि पूरे संगठन को बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार था। हालांकि बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में उस शख्स का नाम नहीं लिखा, लेकिन प्राची गर्ग नाम की एक लेखिका ने अपनी किताब काकोरी द ट्रेन रॉबरी दैट शुक द ब्रिटिश राज में लिखा है, बनवारी लाल भार्गव HRA के सदस्य थे। काकोरी डकैती में भी उनकी भूमिका हथियार सप्लाई करने की थी, लेकिन फांसी से बचने और सरकार से मिली आर्थिक सहायता के एवज में वो सरकारी गवाह बन गए थे। काकोरी हमले के बाद अंग्रेजी सरकार पूरी तरह हिल चुकी थी। उसकी साख पर सवाल उठने लगे थे। भारत से लेकर इंग्लैंड तक उस लूट के चर्चे थे। लिहाजा अपनी लाज बचाने और खौफ कायम करने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने हर वो काम किया जिसकी इजाजत कानून में नहीं थी। काकोरी हमले में शामिल लोगों की गिरफ्तारी के लिए 5,000 रुपए का इनाम रखा गया। देश भर में लूट से संबंधित इश्तेहार सभी रेलवे स्टेशनों और थानों पर चिपकाए गए। 3 महीने के अंदर एक एक करके लूट को अंजाम देने वाले क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी शुरू की। मिशन में सिर्फ 10 लोग शामिल थे, लेकिन अंग्रेजों ने 40 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करके अत्याचार शुरू किया। सबसे बाद में काकोरी कांड के सूत्रधार राम प्रसाद बिस्मिल गिरफ्तार हुए थे। तब कानपुर से छपने वाले अखबार प्रताप की सुर्खी थी, भारत के 9 रत्न गिरफ्तार। इन सब पर न सिर्फ डकैती बल्कि हत्या का भी मुकदमा चलाया गया। अप्रैल 1927 में मुकदमे का फैसला आया और अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा सुनाई गई। इस फैसले के खिलाफ पूरे देश में भयंकर प्रदर्शन हुए। मनमोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना इन क्रांतिकारियों के समर्थन में उतर आए। केंद्रीय असेंबली ने वाइसरॉय से अपील की कि इन क्रांतिकारियों के मृत्यु दंड को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाए, लेकिन इस मांग को ठुकरा दिया गया। जिसके बाद उसी साल दिसंबर में राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी को गोरखपुर की जेल में फांसी दी गई। उसी दिन अशफाक को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई। फांसी पर चढ़ने से 2 दिन पहले ही बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा पूरी की थी। काकोरी कांड वाले दिन गोली चलाकर उस शख्स की हत्या करने वाले मनमथ नाथ गुप्त उस वक्त 18 साल के भी नहीं हुए थे, इसलिए उन्हें 14 साल की सजा सुनाई गई। सन 1937 में उन्हें रिहा कर दिया गया। रिहा होने के बाद भी उनकी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लड़ाई जारी रही और वो सरकार के खिलाफ लिखते रहे। रिहाई के 2 साल बाद उन्हें फिर गिरफ्तार किया गया और आजादी से 1 साल पहले सन 1946 में छोड़ा गया। काकोरी कांड के 9 रत्नों में सिर्फ चंद्रशेखर आजादी ऐसे थे जिन्हें ब्रिटिश हुकूमत कभी जीते जी गिरफ्तार नहीं कर पाई थी, लेकिन हमारे देश में जयचंदों की भी हमेशा से कोई कमी नहीं है। इसी तरह के एक शख्स ने साल 1931 में उनके इलाहाबाद में होने की खबर अंग्रेजी अफसरों को पहुंचा दी, जिसके बाद एल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों ने चंद्रशेखर आजाद को चारों तरफ से घेर लिया और गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन आजाद तो आजाद थे, वो कहाँ किसी के हाथ में आने वाले। आजाद भारत का सपना देखने वाले चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों के आगे घुटने टेकने से अपनी जिंदगी को खत्म करना बेहतर समझा और खुद की गोली से वीरगति को प्राप्त किया। इस तरह काकोरी कांड को अंजाम देने वाले आजादी के मतवाले राम प्रसाद बिस्मिल और उनके 9 रत्न अपना सब कुछ अपनी माटी, अपने देश के नाम कर रहे हैं। आजादी के उन्हीं दीवानों और वीर जवानों की वजह से आज हम आजाद भारत की खुली फिजाओं में खुली सांस ले रहे हैं। जय हिंद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।